एक म्यूजिक वीडियो में कितना पैसा लग जाता है और अभी तक आपकी सबसे महंगी म्यूजिक वीडियो कौन सी थी और उसमें कितना लगा? फिरोज खान जो है उनके साथ मेरी अभी कोलैबोरेशन थी। हम्म। तो इस गाने पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस। आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, आप क्योंकि रहे इस्लामाबाद में रहे तो अब आपको कह सकते हैं कि आप ही इस्लामाबादियन हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद की म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपटीशन है, नहीं है, या बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान ऑल ओवर देखा जाए, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हम्म। बहुत कंपटीशन है। अच्छा, मैं आपका गाना सुन रहा था जब ये फिरोज खान के साथ जो आपका हुआ, मुझे तो ऐसे लगा जैसे दोनों भाई हैं, छोटा भाई आप हैं और बड़ा भाई फिरोज खान है। क्या ये आपको भी लगता है और लोग भी कहते हैं क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल, अक्सर अब कभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो अक्सर कभी तो मुझे लोग लाइक फिरोज खान ही समझ रहे होते हैं। एग्जैक्टली exactly. एक ऑटो ट्यून टर्म यूज होती है शायद, कुछ जो जी। आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए। क्या आपको लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इस टाइम बड़े बड़े बंदे जो हैं उस चीज़ को यूज कर रहे हैं? ट्यूनर बेसिकली ऑटो ट्यूनर्स, हम कह लें कि ये ऐसी चीज़ है जो हर आर्टिस्ट के वोकल पे उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इनहेंस करने के लिए। यूज़ किया जाता है। अच्छा, मेरे भी जिस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर है कि बादशाह और हनी सिंह की आपस में नहीं बनती और इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कोलैब नहीं करते। तो क्या पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक दूसरे के इतने सख्त अगेंस्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने फील किया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। हम्म। ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटिव्स जो हैं, हम्म। कॉम्पिटिटर्स आपके कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो। अच्छा, कोई ऐसा आपको सिंगर जो आपको लगे कि हाँ यार, इसके साथ मैंने कोलैब करना है यार, बट एक है, विश है कि मैं करूँ इसके साथ? मुझे देखा जाए तो अगर इंडियन आर्टिस्ट की बात की जाए तो करण औजला। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं साद बिन अल्ताफ और आप देख रहे हैं सादी सी बात साथ के साथ। नाजरीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो शूट करने से पहले जब मैं अपने गेस्ट के साथ बैठा हुआ था तो उनका जो स्ट्रगलिंग फेस था, जो उनकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आए और जो उन्होंने स्ट्रगल की, तो यकीन मानिए एक दफ़ा हक्का बक्का हो गया था कि क्या ऐसे भी हो सकता है। एक इंसान किस तरीके से इतनी स्ट्रगल करके सिर्फ अपने पैशन को, सिर्फ अपने शौक़ को पूरा कर सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अवान, जो कि सिंगर हैं और आपने बेतहाशा इनकी वीडियोस देखी होंगी, नदीम नानीवाला के साथ, फ़ेरोज़ ख़ान के साथ, शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ। तो बहुत सारी आज डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सक्सेसफुल होने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया और आगे के प्लान्स क्या हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट उमैर। जी। उमैर, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले ये बताएं, आजकल क्या हो रहा है? बस आजकल नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ उन पे काम चल रहा है। तो मुझे बताएं, उमैर अवान लोग जानते हैं सिंगर है, लोग जानते हैं हिप हॉप म्यूजिक बनाता है, लोग जानते हैं कि उसकी वीडियोस आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, उसका म्यूजिक, उसका सब कुछ बहुत आला होता है। लेकिन एक्चुअल में उमैर अवान कौन है, कहाँ से आया है, इस तरीके से कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना लिया? बेसिकली तो मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और ड्यू टू माय वर्क जो है मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जाके काम करना उसके लिए मेरे ख्याल से सूटेबल सिटी इस्लामाबाद है। तो आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, कश्मीर, कश्मीर किस जगह से हैं? कश्मीर, जो मेरा इलाका है उसका नाम है मुजफ्फराबाद बेसिकली। अच्छा। अम, इतना आप ये नहीं कह सकते कि वेल डेवलप होगा या इस्लामाबाद से नहीं, तो, मुजफ्फराबाद काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी, कैपिटल ऑफ कश्मीर हम कह लेकिन सकते हैं। एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद या पाकिस्तान के बड़े शहरों से उस तरह का नहीं है। वहाँ से यहाँ पर मूव करना और अपने कैरियर को परसू करना, क्या हाँ वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ थी या आप बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर आए थे? जी बिल्कुल, अगर म्यूज़िक कैरियर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आर्टिस्ट को प्रमोट कर सके, हम्म। आर्टिस्ट को इस लेवल तक लेके आ सके। हम्म। तो उसके लिए मुझे मेरे ख्याल से मेरा शहर छोड़ना लाजमी था। तो सिंगिंग की तरफ कैसे आना हुआ? मतलब बचपन में होता है कि यार ये बच्चा गाता अच्छा है तो चलो ठीक है सिंगर बन जाएगा, ये बच्चा जो है ना भागता अच्छा है, इसको फौज में भर्ती कर दो। आपको ख्याल कब आया कि सिंगिंग की तरफ जाना है मुझे? बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट था। अच्छा। मेडिकल स्टूडेंट था और थर्ड सेमेस्टर से आई लेफ्ट माय स्टडीज़, और फिर अच्छा। मैं अपनी स्टडीज़ छोड़ के, इवन कि अपना घर भी छोड़ के, अपने इस म्यूज़िक कैरियर के लिए
मैं इस्लामाबाद मूव हो गया। मतलब मेडिकल के तो बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, मतलब आप बहुत बुक वर्म टाइप के थे। हाँ, नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ाकू, लाइक इतना लायक भी नहीं था, लेकिन ये कि बस ये कि टाइम दिया मैंने अपनी स्टडीज़ को, और फिर मैं स्टडीज़ मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब इंसान का माइंड बन जाता है कि वो जब उसका इंटरेस्ट नहीं है हाँ, स्टडीज़ में, वो कुछ और करना चाहता है, तो डेफिनेटली मुझे स्टडी छोड़नी पड़ी। उमैर मुझे ये बताएं, मेडिकल से पहले की बात करते हैं, जब आप कॉलेज लाइफ में थे या स्कूल लाइफ में थे, क्या तब भी स्कूल में कोई कंपटीशन होता था तो मैडम हाथ पकड़ के उमैर का ले जाती थी स्टेज पर, उमैर गाना बहुत अच्छा गाता है, गाना गाए, मिली नगमा गाए, क्या ऐसा होता था? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम तक किसी को मालूम नहीं था कि उमैर सिंगिंग करता है? नहीं, अच्छा, तो फिर मेडिकल में आए, मेडिकल में आकर 3 सेमेस्टर पढ़े भी? पढ़े भी, बस वो घर वालों का प्रेशर, घर वालों की ख्वाहिश कि यार बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। तो फिर कैसे छोड़ा? घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मैं सिंगिंग की तरफ जाना चाहता हूँ? कैसे हुआ ऐसे? एक्चुअली हुआ ये कि मैं ऑब्वियसली थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, हाँ, तो अचानक से मेरा माइंड बना कि मुझे लाइक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, हाँ, तो वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने इस्लामाबाद है। ठीक है। तो बस मेरे माइंड में वो चीज़ सेट होती गई, और मैं कह लो कि छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुझे आना पड़ा, और मैं सब छोड़ के आ गया। मतलब सारी कश्तियां जलाकर उमैर अवान इस्लामाबाद आ गया। जी। फिर क्या, किस तरीके से, मतलब कैसे सफ़र का आगाज़ किया? उससे पहले आप कहते हैं किसी को आइडिया भी नहीं था कि उमैर जो है वो एक सिंगिंग का शौक रखता है, सिंगिंग करता है। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा था कि मैं आ तो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से सीखना है। लाइक उस वक़्त तो मुझे इतना ख़ास गाना भी कह लो कि नहीं आता था, या अच्छा, बिल्कुल इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह गाना है क्या। बस माइंड पे लाइक एक जुनून सवार था कि यार मुझे सिंगर बनना है। तो कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि यार नहीं बस अब इस तरफ जाना है? पॉसिबिलिटी थी ना एक, आप कह लें कि यार ना भी कामयाब होता तो फिर क्या होता? मेरे ख़्याल से जब इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करता है, जब वो लाइक बहुत पीक लेवल पे चला जाता है उसकी थिंकिंग एक चीज़ को लेके, तो फिर वो चीज़ उसे उस चीज़ के करीब ले जाती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते तो सारी दुनिया उसको आपसे मिलाने की उसमें लग जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपकी एफर्ट मैटर करती है यहाँ पे। अच्छा, आप इस्लामाबाद आ गए, इस्लामाबाद घर वालों से नाराज़ होकर आए? बिल्कुल, नहीं घर वालों को तो पता ही नहीं चला। पहले उनकी तरफ से आप मेडिकल कॉलेज में थे? हाँ, मैं कॉलेज में हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, और लाइक किसी को पता नहीं था। तो फिर यहाँ पर आकर किस तरह, पैसे कहाँ से आए, रहे कहाँ पर, सीखा कहाँ से, किस तरह हुआ सब कुछ? एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया, लाइक लोकल बस के थ्रू मैंने ट्रैवल किया, और मैं इस्लामाबाद में आया, और मैंने उतर गया मैं वहाँ से। हाँ। लाइक मोबाइल भी नहीं था पास, कुछ भी कोई कांटेक्ट नहीं था, और कुछ ये भी कब नहीं की था। बात है? 2015 में। अच्छा, हाँ, तो लाइक फिर ये हुआ कि वहाँ पे चलते फिरते घूमते फिरते मुझे एक बंदा मिला। उसको मैंने बोला इस तरह यार मुझे कोई बंदा बताओ जो म्यूज़िक सिखाता हो। वो मुझे लेके एक मैरिज हॉल था, रोज़ मैरिज हॉल, आज भी बड़ा मशहूर है हाँ, रावलपिंडी सदर में। वो मुझे वहाँ ले गया, अच्छा, और वहाँ उसने मुझे बोल दिया कि अब तब तक जब तक कोई मिलता नहीं है, हम हाँ, यहाँ पे लाइक एज अ वेटर हम काम करते हैं। अच्छा, तो वो भी वहाँ पे काम करता था, वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गया। तो मैं बस वहाँ पे जब काम मैंने देखा कि यार, उसने मुझे बताया कि डिशेस वॉश करनी है। हाँ, तो जब मैंने लाइक उस रूम में मैं गया जो किचन था, मैंने देखा कि यार कोई कम से कम भी 8-10 हज़ार प्लेट्स हैं जो पड़ी हुई हैं और गंदी हैं, और मैंने धोनी है। तो एक दफ़ा मैंने प्लेट्स को देखा, एक दफ़ा मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये कि मुझे फिर दिल माना तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसको। और वो कितने पैसे मिलते थे? वो उस टाइम 2015 में लाइक डे के हिसाब से आपको लाइक 900 रुपीज़ मिलते थे। मतलब एक प्लेट, 1 रुपए की एक प्लेट, तकरीबन एक रफली हाँ, एस्टिमेट लगाया जाए तो 900 रुपीज़ मिलते थे उस टाइम। तो मैंने 3 मंथ्स वहाँ पे मैंने एज अ वेटर काम किया। ओह, और वो जिस दिन काम नहीं होता था तो नहीं नहीं होता नहीं, वहाँ पे तो डेफिनेटली शादियाँ होती थी डेली, और डेली फंक्शंस होते थे, डेली ही वहाँ पे ऐसा होता था। तो जब वो डिश वॉशिंग चल रही थी या बर्तन धो रहे थे, तो एक दफ़ा लगा कि यार मैं तो सिंगर बनने आया था, ये मैं किस तरफ चला गया, मतलब मैं पिछली कश्तियाँ जला कर आ गया, सारों से नाराज़गी मोल लेकर आ गया, या घर वालों को मालूम ही नहीं है? बिल्कुल, उस वक़्त कंडीशन ऐसी थी कि कह लो कि अब इंसान को एक चीज़ चाहिए, वो उसको हाँ, मिल भी नहीं रही।
और उसके सामने जब एक ही रास्ता होगा तो वही करेगा ना वो, लाइक उसके माइंड में उसके सामने कोई और रास्ता नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी कि वो यार कहीं जाए, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो इंसान फिर डेफिनेटली तो फिर वही 3 करेगा महीने जहाँ पे वो काम कर रहा है, कहीं और इंसान को फुर्सत ही नहीं मिलेगी 3 महीने की स्ट्रगल के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उमैर को कौन तीन मिला? महीने बाद ऐसा हुआ कि लाइक जिस तरह शादी में गाने बजाने वाले आते हैं या इस तरह का, अब ये कि मैं तो प्लेट्स वॉश कर रहा था, हाँ। नीचे कोई गज़ल नाइट फंक्शन चल रहा था। अब अचानक मैं नीचे आया, मैंने देखा कि यार लोग हैं जिनके पास हारमोनियम है, तबला है, और वो इस तरह लाइक अब क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी कि इवेंट ख़त्म हुआ है और वो उस चीज़ की क्लोजिंग कर रहे हैं। उस बंदे के पास में गया, उसको मैंने बोला कि यार मुझे गाना सीखना है। हाँ। वो बंदा, उसने बोला कि हमारी एकेडमी है अच्छा। मरी रोड यहाँ पे, उसने बोला हमारी एकेडमी है, हाँ। तो आप कल वहाँ पे आ जाओ, हाँ। तो मैं आपको जो हमारे उस्ताद हैं उनसे मिलवाता हूँ। फिर? तो मैंने उसको बोला कि हम अभी ही चलते हैं। हाँ। उससे मैंने लाइक मेरे से रहा नहीं, कि मैंने उससे बोला कि हम अभी ही जाएंगे, हाँ। आप मुझे बता दें। उस वक्त ऑब्वियसली 3 महीने गुजर चुके थे और पैसे भी जेब में आ चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो वो मुझे लेके एकेडमी चला गया। अच्छा। वहाँ मेरे जो उस्ताद थे जिनसे मैंने बेसिक्स सीखा, उस्ताद शौकत मंजूर, उनकी एकेडमी में मुझे ले गया। हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए और क्या करते हो, सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। और फिर वहाँ पे उन्होंने लाइक जो उस्ताद थे उन्होंने अगले नेक्स्ट डे मुझे बुलाया कि आप आ जाओ। हाँ। उनकी एक गंडाबंदी की एक रस्म होती है शागिर्दी की, उसके लिए। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगा कि अब जो चीज़ मैं चाह रहा था मैं उस तक पहुँचने वाला हूँ, या उसका आगाज़ होने वाला है। तो नेक्स्ट डे ये हुआ कि मैं काम पे भी नहीं गया, काम छोड़ के मैं सीधा एकेडमी पहुँच गया। हाँ। वहाँ फिर मैंने लाइक उन्होंने मुझे जो रस्म थी उसकी गंदाबंदी की वो हुई। उसके बाद ये कि उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं, मेरा कोई घर नहीं है, इस तरह की कोई तो चीज़ उससे नहीं पहले है। वैसे सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत एक इमोशनल स्टोरी आप सुना रहे हैं अपनी, लेकिन जब डिश वॉशिंग का काम करते थे तब रहते कहाँ थे? वहाँ भी उसी शादी हॉल वहाँ में? जितने भी वर्कर्स थे उसी शादी हॉल में, उनके लिए अच्छा। बेसमेंट में जगह बनी हुई थी, सब हाँ। लोग ज़मीन पे सोते थे अच्छा। वहाँ पे। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा फिर क्या हुआ? फिर रहने का आपका उन्होंने कोई बंदोबस्त किया जो आपके उस्ताद थे? नहीं, असल में उन्होंने लाइक मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एकेडमी में ही स्टे कर सकता था। लाइक फिर मैंने एकेडमी में ही स्टे किया, मैंने वो शादी हॉल वाला कोई? शादी हॉल छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। हाँ। क्योंकि मुझे प्रॉपर टाइम सीखने में देना था। हाँ। तब आपको एक ये अपॉर्चुनिटी होगी, चलो अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर म्यूजिक बनता है, मैं सीख सकता हूँ। तो वो कोई आपको पैसे देते थे या वो आपसे नहीं, पैसे चार्ज करते थे? पैसे डेफिनेटली चार्ज करते थे, लेकिन जो मेरे म्यूजिक टीचर थे उनको पता था कि यार इसकी लाइक क्या कंडीशन है। उन्होंने लाइक मेरे से कुछ भी चार्ज नहीं किया। फर्स्ट डे तो मैंने ऑब्वियसली जो शागिर्दी की जो रस्म होती है उसके लिए पे करना पड़ता है। अच्छा, वो कितनी होती है? वो आपकी मर्जी से, आप 10,000 12,000 जो भी। तो आपने कितने दिए थे? लाइक मुझे याद है कि मैंने आई थिंक सो मेरे ख्याल से उस टाइम पे 7-8 हज़ार मैंने। अच्छा। मिठाई का एक डब्बा होता है और लाइक इस तरह। अच्छा, ये एक रस्म है एक रस्म कि आप किसी की शागिर्दी में आओगे तो आप उसको कुछ ना कुछ दोगे। हाँ। अच्छा। नजर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें भी नजर देनी पड़ती है। अच्छा। चाहे आप 100 रुपीज दे रहे हो, मतलब जितनी आपकी इस्तात है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये कि मैं एकेडमी में ही रहता था। वहाँ पे एक लड़का होता था, बिलाल उसका नाम था। वो अब तो खैर उसकी डेथ हो गई, यार से बिलाल उसका नाम। वो 2 टाइम्स डेली घर से खाना बना के मेरे लिए ले आता था। अच्छा। और लाइक तो फिर ये कि ऐसे ही चलता रहा सब। तो आपको लगता है कि 15-16 महीने गुजर गए मुझे वहाँ पे उसी एकेडमी में। आपको लगता है कि आपको अच्छे लोगों की सोहबत मिली यहाँ पर आने के बाद, कि सही लोगों के हाथ आए? हाँ, जो जैसा चीज़ें मैं सोचता था, खुदा से जिस तरह मैं मांगता था, वो चीज़ें बस उसी तरह के लोग मुझे मिलते थे। उसी तरह की उससे जुड़े, यानी कि मेरे काम से जुड़े लोग मुझे मिलना शुरू हो गए थे। मंजिलें आसान होती गई। हाँ, बस उस एकेडमी में जाने के बाद कह लो कि मुझे मेरे से रिलेटेड लोग मिलना शुरू हो गए थे। अच्छा, पहला गाना आपने जब रिकॉर्ड करवाया वो उसी जगह करवाया? हाँ जी, बिल्कुल। पहला गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया, तकरीबन 15-16 महीने मैंने म्यूज़िक को प्रॉपर समझा, सीखा। इतना सीखा कि मैं लाइक एक शो करने के काबिल हो चुका था। अच्छा। 15-16 महीने में। अच्छा। तो फिर मैंने पहला गाना मेरा था तेरी यादें। हाँ। वो रिकॉर्ड करवाया था। तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? अब इस टाइम तक घर वालों को मालूम हो गया था कि आप
हाँ, घर वालों से कह लो कि मेरा कांटेक्ट स्टार्ट हो गया था। हाँ बात करना मैंने शुरू किया। नया नया मैंने मोबाइल लिया था वहाँ पे, लाइक जो कह लो कि बटन्स वाला फोन बटन उस टिक टाइम। टिक वाला। हाँ, नोकिया। हाँ वो मैंने ले लिया था। कांटेक्ट मेरा मैसेज पे, डर के मारे तो पहले मैंने कॉल भी नहीं की, मैसेज पे बातचीत होना शुरू हुई थी अम्मी से। हाँ तो उनको पता था कि यार ये ठीक है अब कैसे। फिर मैंने सारी सिचुएशन उन्हें बताई, क्या हुआ किस तरह। उन्होंने मुझे बोला घर आ जाओ, हाँ। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं अभी घर नहीं आऊँगा, अच्छा। मुझे अभी टाइम लगेगा। जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, उस चीज़ को मुझे बनाने में खुद को टाइम लगेगा। तो फिर जब पहला गाना रिकॉर्ड हो गया और फिर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ बंदा जब अपनी आवाज़ सुनता है एक प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्ड, उस टाइम फीलिंग्स क्या थी उमैर की? डेफिनेटली अब मेरा तो ख्वाब था। हम्म और जब पहली दफ़ा गाना रिकॉर्ड हुआ और पहली दफ़ा फिर उसका वीडियो शूट हुआ, मेरे काफ़ी अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, मुदस्सिर वदूद, मुदस्सिर उन्होंने मेरा वदूद। गाना सुना। हम्म उन्होंने मुझे कहा कि इस गाने का वीडियो मैं करूँगा। हम्म। काफ़ी लाइक उनसे ताल्लुक भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा। हाँ लाइक जब उनसे मैं पहली दफ़ा मिला, भाइयों की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने लाइक विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनीथिंग उन्होंने मेरा वो गाना शूट और किया। मुदस्सिर वदूद को एक मैं ये क्रेडिट देना ये चाहता हूँ, मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, शायद इससे भी पहले के। उन्होंने बहुत टैलेंट को सपोर्ट किया और No doubt. उनकी वीडियोस जो थी मेरे ख्याल में पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में उस टाइम टॉप ऑफ द लाइन वीडियोस होती थी। जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते थे, जो एडिटिंग स्किल्स यूज़ होती थी, जो कैमरा वर्क होता था, वो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर उस टाइम इस्लामाबाद के अंदर सबसे अच्छा उनका था। बेशक। तो फिर उनके साथ हुआ, फिर उसकी वीडियो बनी। हाँ, तेरी यादें उन्होंने मेरा जो गाना उसका शूट किया था, जो कि म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अली रज़ा, मिस्टर AR के नाम से। उसने उसका म्यूज़िक प्रोड्यूस किया और फिर उसका शूट लाइक डेट डिसाइड हुई। हाँ चीज़ें करते करते फिर आस्ता आस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स बनना स्टार्ट हुए, मेरे काफ़ी फेक अकाउंट्स बनना शुरू हुए। फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने अपना एक शूट करवाया था, तो मेरी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जब मैं देखता था लड़के लड़कियां मेरी फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे होते थे अपनी आईडीज़ पे, तो फिर मैंने भी अपने लाइक अकाउंट बनाया वहाँ पे और मैंने लाइक अच्छा, मैं आपका गाना सुन रहा था जब ये फिरोज़ खान के साथ जो आपका हुआ, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे दोनों भाई हैं, छोटा भाई आप हैं और बड़ा भाई फिरोज़ खान है। क्या ये आपको भी लगता है और लोग भी कहते हैं क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल। अक्सर अब कभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो अक्सर कभी तो मुझे लोग लाइक फिरोज़ खान ही समझ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, इसी तरह मैं जा रहा था, एक दफ़ा दुबई मेरी फ़्लाइट थी, पीछे से एक लड़की भागती भागती आई और मुझे कहती है, सर आपके ड्रामास में देखती हूँ। मैंने कहा जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। कहती नहीं नहीं सर, आप मुझे पता है कि आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं, वो कि शायद लोग समझ आपको रहे हो आप पहचाने। प्रिटेंड करेंगे मैं फिरोज़ खान हाँ, हूँ। मैंने कहा जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। हाँ मैं वो नहीं आपके ड्रामास मैंने देखे हैं, मैं रात को ही आपका ड्रामा देख रही। लड़की एक आई मेरे पास दुबई एयरपोर्ट पे, हाँ। तो लाइक उससे मैंने कहा कि मैं जो आप समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। नहीं आपकी तो आवाज़ भी वैसी है। उसने बोला आपकी आवाज़ भी वैसी है। तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी है और फिरोज़ भाई की भी, तो लाइक शायद उसको फिर और ज़्यादा डाउट हुआ। हाँ डाउट हुआ, तो वो मेरे पीछे पीछे। अरे फैन मूवमेंट्स के ऊपर इसके बाद आएंगे। म्यूजिक वीडियोस बनने लग गई, उमैर अवान को लोग एक एक करके जान पहचान उसकी बढ़ गई, लोग जानने लग गए, ट्रैक्स चलने लगे, एक के बाद एक हिट दिया। क्या आपके माइंड में सक्सेस क्या है? किसी भी काम में अगर कामयाबी की बात की जाए तो कामयाबी की ऐसी चीज़ है, इंसान को जितनी ज़्यादा मिकदार में मिल जाए, इंसान चाहेगा कि मैं और कामयाबी इसमें हासिल हूँ। कि इंसान जितना मर्जी कामयाब हो जाए, लेकिन इंसान का दिल नहीं भरता कामयाबी से। इंसान चाहेगा, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने लोगों को भी देख लो, वो जितना भी कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा है। दिन ब दिन उन्होंने और ज़्यादा काम किया है कि उनको और ज़्यादा कामयाबी मिले। अच्छा, कभी भी दिल नहीं भरता इंसान का। सक्सेस मिलना आसान है, सक्सेस को संभालना मुश्किल है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? जी। मिलना आसान नहीं है, मिलना भी मुश्किल है और संभालना भी मुश्किल है। चले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बगैर मेहनत के कामयाबी मिल जाती है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अब एक्टिंग हो गई या और फील्ड हो गई, उसमें नेपोटिज्म बहुत है कि यार मेरे अगर वालिद साहब सिंगर हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा चांस मिल सकता है किसी फिल्म में, किसी ड्रामे के OST में। लेकिन एक जिसका बैकग्राउंड में किसी फैमिली मेम्बर का दूर दूर तक म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है,
क्या उसको वही सपोर्ट मिलती है आपकी इंडस्ट्री में भी, या आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है अगर आपको कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि एक इंसान जिसके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। बजाय इसके जिसके लाइक जिसको अगर कोई किसी के लाइक माँ बाप में से कोई आर्टिस्ट हाँ, है, कोई बहन फैमिली भाई में। से कोई फैमिली सपोर्ट है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगा। आपको लगता है कि अगर उमैर अवान का फैमिली का कोई बंदा या फैमिली सपोर्ट या ऐसी कोई होती, तो उमैर अवान आज जिस जगह पर है वो चंद साल पहले होता? ऐसा फील होता है आपको? अगर कुदरती तौर पे देखा जाए तो शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही ऊपर आना लिखा था एग्जैक्टली। अल्लाह की तरफ से। और स्टेप बाय तो स्टेप मेरे ख्याल में जब इंसान सक्सेस की तरफ जाता है तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा देर तक उस पोजीशन पर रहता है। बेशक। अच्छा, अब आपने म्यूज़िक वीडियोस बनाई, आपने ये आइडियाज़ किसके होते हैं म्यूज़िक वीडियोस के? ये आपके होते हैं या आप गाना रिकॉर्ड करके एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हायर किया और कहा कि यार गाना बना दो? नहीं, हम गाना रिकॉर्ड करके अपना जो हमारा म्यूज़िक वीडियो के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हम शेयर करते हैं। फिर जो भी डायरेक्टर होता है वो प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसको उस आइडिया को मज़ीद पॉलिश करता है, देन फिर हम उस पर काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में एक एवरेज गाना, मतलब बहुत कोई आप आउट क्लास नहीं, ऑडियो सॉन्ग सिर्फ, रिकॉर्डिंग में कितना खर्चा आता है पाकिस्तान की? अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री की, एक मतलब मैं गाना एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ तो उस पर कितना पैसा लग जाएगा? जहाँ तक बात है MP3 ऑडियो की, डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का ऑडियो चाहिए। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। एक एवरेज क्या रेट है? डिफरेंट स्टूडियोज हैं, डिफरेंट स्टूडियोज के पास डिफरेंट मशीनरीज हैं जिन पे वो काम करते हैं, और जितनी वो अपडेटेड मशीनरी है उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। अभी मिनिमम चार्जेस क्या चलते हैं वैसे, नॉर्मल मिनिमम? कह लो कि आप 2 to 3 लाख मिनिमम चार्जेस, और अगर हाई चले जाएं तो फिर 15 to 20 लाख। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप मेरे स्टूडियो में आए और मैं आपसे ये एग्रीमेंट करूं कि आप हमारे साथ अगर हमसे वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करवाओगे, गाना MP3 बनवाओगे, तो हम आपके गाने को ट्रेंडिंग पे ले जाएंगे? ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं कहते हैं कि हमारी इतनी मार्केटिंग है, हमारे जिसने भी गाया उसका टॉप ऑफ द लाइन गाना गया। ऐसा कुछ नहीं, वो तो हमारी अपनी एफर्ट है, हमारी अपनी ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी कितनी पेड प्रमोशन करते हैं, कितनी हम उसके हम अपने लिंक्स के थ्रू उसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आई, कई ऐसे होते हैं जिनको आप लाइव सुनोगे तो शायद आपको सिंगर ना लगे, आपको कि यार इतना बेसुरा, इसका तो मैंने गाना इतना सुना। एक ऑटो ट्यून टर्म यूज़ होती है शायद, वो जो आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए। क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस टाइम बड़े बड़े बंदे जो हैं उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? ट्यूनर बेसिकली, ऑटो ट्यूनर हम कह लें कि ये ऐसी चीज़ है जो हर आर्टिस्ट के वोकल पे उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं गाना रिकॉर्ड करवाना चाहूँ, क्या इस तरह के भी कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि मतलब मुझे सुर की कोई पहचान नहीं है, मुझे सुर के कुछ अलिफ बे नहीं मालूम, लेकिन गाना मेरा अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, आपको कुछ ना कुछ गाना है जिस पे वो वर्किंग होगी, वरना नहीं हो सकता। वरना नहीं, आपको गाना आना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, जहाँ पर हम ऑटो ट्यून की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, आप लोग इतना पैसा लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि 2 से 3 लाख रुपए एक गाने मिनिमम है, जो बहुत बेसिक सा आप कह लें MP3 बनता है, और फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन उस गाने के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। लेकिन अचानक चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, वो एक बदोबदी गाना या कोई भी अलिफ बे पे गाना, कोई इस तरह के मतलब ऑल फॉल गाने जो उनकी शायरी है वो करते हैं और उस पर 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो उस टाइम क्या फील होता है कि यार मैं इतना अच्छा गाना ट्रैक बनाया, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ और इस बंदे ने क्या बनाया और इस पर 40 मिलियन व्यूज़? तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि देखें वो एक कह लो कि एंटरटेनमेंट वे में चला जाता है, फ़नी वे में। हाँ, कि लोग ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, बच्चे जवान जितने भी लोग हैं वो उसके साउंड को यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड करता है। दुख नहीं होता? नहीं, दुख नहीं होगा। वो एक गाना आया था स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, अब वो भी उसके भी बड़े व्यूज हैं, तो होता नहीं है कि यार हम मतलब क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतना अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, लेकिन लोग क्या सुन रहे हैं, स्पाइडरमैन और बदोबदी।
नहीं, बिल्कुल, जब मेरा गाना क्यूट से ही लुक तेरी सोनी है रिलीज़ हुआ था, हाँ तो लाइक मैंने खुद सुना कि बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं, हाँ वो बता रहे हैं कि यार वो मैंने सुना कि यार वो लोगों को बोल रहे हैं कि यार ये क्या गाना है क्यूट से ही लुक तेरी सोनी है, और इतना मिलियंस में उस पे वीडियोज़ बन रहे हैं और इसको लाइक गाना नहीं आता या ऐसा। मैंने कहा कि यार देखें, शोहरत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की विरासत है, जिसे अल्लाह पाक बिल्कुल चाहे वो अता करते हैं। बिल्कुल। लोग कोई नहीं होते कि उसको जज करें, या कोई भी जितने बड़े से बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी किस्मत में जितनी शोहरत लिखी है वो उसे मिलेगी, हाँ। और वो किसी से छीन भी नहीं सकता। हम्म। तो ये मेरा और मेरे खुदा के दरमियान की एक राबता है कि वो मुझे कितनी शोहरत अता करता है, मेरे काम, मेरी एफर्ट को लेके, मेरे काम को लेके। अच्छा मेरे भी जिस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर है कि बादशाह और हनी सिंह की आपस में नहीं बनती और इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कोलैब नहीं करते, तो क्या पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक दूसरे के इतने सख्त अगेंस्ट होते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैंने फ़ील किया है, ख़ैर मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि ले लें, लोग नहीं चाहते हैं नाम कि ले लें। आप कामयाब हो। अच्छा। लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली आपके कंपटीटर्स जो हैं, हम्म। कंपटीटर्स आपके कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो। और बिगनर्स को तो ज़्यादा टफ करना होगा क्योंकि अगर कोई वायरल हो गया गाना, हिट हो गया, ट्रेंडिंग पे चला गया, देन सीनियर तो एक दफ़ा सड़ जाते होंगे। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी एक बात की थी कि शोहरत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ही विरासत है, हम्म। जिसे वो अता करना चाहे। लेकिन किसी का अगर तुक्का लग गया कि उसका एक गाना हिट हो गया तो हो गया। हम्म। वो तो फिर डेफ़िनेटली लाज़मी नहीं कि अगला उसका अगला गाना भी हिट हो। अच्छा, हुँ, और बैंड का एक गाना आया, फिर कैफे का आया, हुँ। उसके बाद उनके कोई इस तरीके के ट्रैक्स आए नहीं कि बंदा कहे कि वो बहुत अच्छे थे। डेफ़िनेटली लाज़मी नहीं आपका आपका हर गाना ही जो है वो हिट हो। क्या अब ये? आतिफ़ असलम के भी कई ऐसे गाने हैं हाँ जो नहीं चले। बिल्कुल। अच्छा, आतिफ असलम से बात याद आई, हुँ, बदकिस्मती कह लें हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसा है, ये मुझे आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि अगर आपने सक्सेसफुल सिंगर बनना है तो आपकी कदर तब की जाएगी जब आप बॉलीवुड में जाकर 2-3 एल्बम्स या 2-3 ट्रैक्स ना दें। पाकिस्तान में आपको तब तक उस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उस तरीके के आपको ओएसटी या फ़िल्म्स या आपको म्यूज़िक वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। क्या पाकिस्तान में ये आपको भी फेस करना पड़ता है या आपको फ़ील होता है? अ, अगर मेरी अपनी बात की जाए तो मुझे लाइक मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इतना आगे नहीं आया। हुँ, खुद की मेहनत से आया हूँ, हुँ, और डेफ़िनेटली किसी को भी अगर मौका मिलता है हुँ, कि उसको बॉलीवुड का सहारा मिला है, या बॉलीवुड के सहारे बॉलीवुड के गाने गा के वो आगे आया है, हाँ, तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा, इवन कि मैं भी नहीं छोड़ूँगा। एग्ज़ैक्टली। आपको शौक है बॉलीवुड में? हाँ, मुझे शौक है। अच्छा, आपने अपना जो जॉनरा है वो हिप हॉप रखा हुआ है। जी। आपको लगता है आइंदा आने वाले 5-10 साल यही जॉनरा रहेगा, यही म्यूज़िक सुनते रहेंगे लोग? अम, मतलब अगर म्यूज़िक भी हिप तो ट्रेंडिंग चेंज होता रहता होगा ना? होता है, हिप हॉप की बात की जाए तो लाइक मेरे ख़्याल से ये लाइफ़ टाइम चलने वाला जॉनरा है, हुँ, लाइफ़ टाइम चलता है। लाइफ टाइम चलता है। हाँ। अच्छा, बीइंग अ सिंगर, हुँ। आपका फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर कौन है? पाकिस्तानी सिंगर, क्लासिकल सिंगर्स की बात हो रही है, या मतलब इट्स अप टू यू कि आपको दोनों में कौन-सा पसंद है, हिप हॉप, क्लासिकल, व्हाटएवर? पाकिस्तानी सिंगर्स में राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, जिन्हें हुँ, मैं सुनता हूँ, काफ़ी और पसंद हैं उनके गाने मुझे। और कोई? और अली ज़फ़र हैं, उनके गाने। अच्छा, कोई ऐसा आपको सिंगर जो आपको लगे कि हाँ यार, इसके साथ मैंने कोलैब करना है यार, बट एक है विश है कि मैं करूँ इसके साथ और इन फ्यूचर प्लान भी हो? मुझे देखा जाए तो अगर इंडियन आर्टिस्ट की बात की जाए तो करण औजला। करण औजला, वो औजला भी मुझे आपकी तरह पसंद है। उसकी स्टोरी, मतलब वो काफ़ी नीचे से ऊपर आया। हाँ, मैंने देखा है उनको, सुना है बल्कि, हाँ, काफ़ी स्ट्रगल की उन्होंने भी। और पाकिस्तानी अगर कोई हो तो? पाकिस्तानी ऐसा जस्ट मैंने इतना लाइक नहीं देखा, हुँ। लेकिन ये कि करण औजला, मैं चाहूँगा कभी भी लाइफ में मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन हो। अच्छा उमैर, आप इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करते हैं, अब क्योंकि रहे इस्लामाबाद में रहे तो अब आपको कह सकते हैं कि आप ही इस्लामाबादियन हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद की म्यूज़िक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है, नहीं है या बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान ऑल ओवर देखा जाए, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद,
इस्लामाबाद बहुत कंपटीशन है। इस्लामाबाद में भी है। आर्टिस्ट आ रहे हैं एज अ लाइक सिंगर काम कर रहे हैं, कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, आपने म्यूजिक वीडियोस बनाई, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा पैसे के कमा तो रहे हैं माशाल्लाह से, मतलब एक म्यूजिक वीडियो में कितना पैसा लग जाता है, और अभी तक आपकी सबसे महंगी म्यूजिक वीडियो कौन सी थी और उस पर कितना लगा तकरीबन? लाइक फिरोज़ खान जो हैं उनके साथ मेरी अभी कोलैबोरेशन थी, तो लाइक इस गाने पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस। 1 CR एक गाने पर? हाँ। तो क्या, अच्छा, आपने इतनी एक अमाउंट बड़ी लगा दी, तो क्या रिटर्न में इतना हो जाता है कि उसको कवर अप कर लिया जाए, या आप कह सकते हैं कि यार प्रमोशन है, चलो ठीक है, अच्छा है, प्रमोट हो गया? नहीं, मेरा लाइक रॉयल्टी अगर देखी जाए तो मेरा उस चीज़ पे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उससे क्या अर्न करूँगा, लेकिन ये कि हाँ, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा, गाने की हाइप काफ़ी बनी है पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह काफ़ी लाइक लोगों ने प्यार दिया गाने को, फिरोज़ भाई की वजह से भी। हाँ। और जिस हद तक मैंने प्रमोट किया उसको, मेरे सर्कल में भी देखा जाए तो काफ़ी प्यार किया लोगों ने गाने को। अच्छा, दूसरा आपका गाना था नदीम नानी वाला के साथ। जी। नदीम नानी वाला आईफोन बांटने में तो वो कहते हैं कि शेर है, बबा शेर है। हाँ जी। एज अ पर्सन, गाने की तरफ तो बाद में आते हैं, एज अ पर्सन नदीम नानी वाला को आपने कैसा पाया? हाँ। नदीम नानी वाला लाइक जैसा लोग उसको देखते हैं, लाइक रियलिटी में भी बहुत अच्छा इंसान है। मुझे भी उसने लाइक काफ़ी सपोर्ट किया। क्यूट जे लुक जो हमारी कह लो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कोलैबोरेशन थी, लाइक 13-14 लाइक कह लो 13 to 14 मिलियन प्लस लोगों ने रील्स उस पर बनाया। अच्छा। और यूट्यूब पे भी 50 मिलियन प्लस व्यूज़ उस पर हमें मिले। लाइक इन पर्सन देखा जाए नदीम नानी वाला बहुत अच्छा इंसान है। वो प्रोजेक्ट कैसा था, अगर आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, वो वाला? कह लो कि मुझे उमैर अमान बनाने वाला जो गाना है वो क्यूट से लुक था। उसमें नदीम नानी वाला को कितना क्रेडिट देंगे आप, 100 में से अगर रेट करें तो? इतनी % उसकी एफर्ट होगी। ऑडियो के ऊपर मैंने ऑब्वियसली एफर्ट की, उस पर तो मेहनत होती ही होती है। हाँ। और हुआ ये कि मैं असल में पाकिस्तान में था, नदीम नानी वाला जो है वो लंदन में था। हाँ। हमारी इंस्टा के थ्रू बात हुई। हाँ। तो नदीम ने मुझे कहा कि यार कोई गाना है आपके पास? हाँ। हमने दुबई में शूट करना है। हाँ। इस तरह अली हैदराबादी जो है उसको भी हमने लाइक वीडियो में साथ लेना है और मैं दुबई में शूट करना चाहता हूँ। तो उस वक्त एक मेरा जो लिरिक्स राइटर है मंच सूरमा फैसलाबाद से, उससे मैंने कहा कि यार इस तरह गाना चाहिए मुझे। तो उसने मुझे गाना सुनाया, क्यूट से ही लुक तेरी सोनी है। और मुझे उस टाइम मैंने कहा यार ये गा के मुझे सेंड करो, मैं देखता हूँ कि क्या है। अच्छा। जब उसने भेजा तो मैंने बस सुना और मैंने साथ ही फॉरवर्ड कर दिया नदीम को। अब उसको पसंद आया। उसने फ़ौरन से मुझे कहा यार उसके म्यूज़िक पे काम करो, वोकल करो और मुझे सेंड करो, फिर हम देखते हैं। तो फिर मैं यहाँ से मैं लाइक लाहौर के लिए निकला फ़ौरन से और रिकॉर्डिंग की उसकी। जब म्यूज़िक बना और बहुत कैची था वो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सुन के, बार बार मैं सुन रहा था उसे। मैंने नदीम को सेंड किया, उसको भी बहुत पसंद आया। उसने कहा कि यार फ़ौरन से शूट की तैयारी करो दुबई में। उसने कहा कि अपना पासपोर्ट वगैरह भेजो, मैं वीज़ा और टिकट प्रोसीड करता हूँ और आप जो है वो आ जाओ। अच्छा। तो लाइक नदीम ने मुझे पे भी किया उसका। अच्छा। गाने का उसने मुझे बाकायदा पे किया और फिर यहाँ से हम दुबई चले गए, शूट किया। ऑब्वियसली सोशल मीडिया टिकटॉक पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट हुई। शूट गाना रिलीज़ होने से पहले ही उसका BTS बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और इंडिया में मैं देख रहा था लोग उस पर रिएक्शंस दे रहे हैं गाने पे। अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ था, लोग वेट कर रहे थे गाने का कि गाना कब आएगा, क्योंकि हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी। तो जब गाना आया लाइक आधा घंटा गुजरा था और गाना ट्रेंडिंग 1 पे था। अच्छा। यूट्यूब पे सारे चार्ट्स पे सिर्फ आधे घंटे में। लाइक कह लो कि अब दूसरी बात ये कि उसके साथ सेकंड गाना था हंस दिया, जो रबीका खान के साथ रिलीज़ किया था हमने कराची में। लाइक ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि हमारे गानों के ट्रेलर भी ट्रेंडिंग 1 2 3 4 लाइक ट्रेंडिंग 1 2 3 4 मेरा ही कंटेंट चल रहा है। तो उस टाइम आप साथ में आसमान पर होंगे, जाहिर सी बात है कि इंसान का प्रोजेक्ट जो है वो होती है। लाइक पहला गाना ट्रेंडिंग 1 पे है, दूसरा गाना ट्रेंडिंग 2 पे चल रहा है और उसके ट्रेलर भी ट्रेंडिंग 3 पे। आज तक वैसे हिस्ट्री में हमारे इतने लेजेंड्स हैं, बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कह लो कि जितने भी आर्टिस्ट हैं
राहत फ़तेह अली खान, अली सफ़र, आतिफ असलम, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम्म, आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेलर जो है गाने का वो हम्म, ट्रेंडिंग 1 पे हो। हम्म, तो हमारा ट्रेलर भी लाइक विदाउट एनी पेड प्रमोशन हम्म। ट्रेंडिंग 1 पे था। अच्छा, कॉन्सर्ट पे जाते हैं आप, जी। और कॉन्सर्ट में ज़्यादा फॉलोइंग किसकी है, फीमेल फैन फॉलोइंग या मेल फैन फॉलोइंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही जवाब देना। ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग की बात है मेरे ख्याल से, जो फीमेल में ज़्यादा होती है, एक मेल आर्टिस्ट की जो हाँ, फ़ैन फॉलोइंग तो फीमेल में और ज़्यादा एनर्जी होती भी है। वहीं से आ रही होती है। डेफिनेटली। तो उस टाइम क्या होता है यार, मैं इस टाइम इतनी फीमेल फॉलोइंग है, इतने मेरे फैंस यहाँ पर हैं, तो उस टाइम क्या फीलिंग होती है? डेफिनेटली अच्छा लगता है कि लोग लाइक इतना आप परफॉर्म कर रहे हो, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और डेफिनेटली अच्छी फीलिंग्स होती अच्छा है। उमैर, मुझे एक बात ये बताइएगा, जो गाने आपके बनते हैं इनके राइटर कौन होता है? आप खुद ही होते हैं, नहीं। वो कोई और होता है? हाँ, मेरे जो राइटर्स हैं। म्यूजिक कौन बनाता है, वो आप बनाते हो? नहीं, म्यूज़िक भी मैं नहीं बनाता। अच्छा, ऐसा होता है कि यार मैं सिंगर हूँ, अगर मैंने सुना है किसी से, तो कहते हैं कि अचानक आमद होती है किसी बीट की, या वो क्या ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है अम, देखिए। कि आप सोए हुए हो, अपने किसी ख्याल में हो, बिल जमा कराना है गैस का, ये है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन अचानक एक म्यूजिक आ गया, आपने उसकी फौरन धुन बनाई और आपने कहा कि यार मुझे इस तरीके का गाना दो जो इस बीट के ऊपर बैठ जाए, ऐसा होता है? नहीं, देखिए, मैं लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और जो लिरिक्स राइटर है मेरे, वही हम्म। लिखते हैं, वो इस पे काम करते हैं। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और जब गाना बन जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उसमें राइटर को कितना पे किया जाता है, उसको उसमें राइटर के कितने पैसे होते हैं? राइटर, खैर मैं तो, ये तो थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा। हाँ, लाइक ये कि गाना बनने से एक पहले ही, एवरेज हम बात करते हैं, हम आपके राइटर गाने के। से पहले ही, गाना बनने से पहले ही ऑब्वियसली डील जो होती है गाने की, वो लिरिक्स राइटर के साथ होती है। हम्म। तो हमारा उससे तय हो जाता है कि यार आप हमें गाना बना के दो, इसके इतने हम आपको पे तो करेंगे। आप लोग रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारा ये गाना इस तरीके का होना चाहिए, इस। हाँ, हम उसे रेफरेंस बताते हैं कि इस टाइप का ट्रैक जो हमें चाहिए। हाँ, अगर वो फिर उस पे वो काम स्टार्ट करता है, अगर हमें पसंद आ जाता है, हाँ। तो फिर हम उस पे प्रॉपर उसको कहते हैं कि हाँ, वर्किंग की जाए। और दूसरा मुझे ये बताएं, आप सिंगर हैं, मैंने सुना है कि सिंगर्स की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर खाना पीना बड़ा परहेजी होता है, तो क्या आप भी उबले हुई चीज़ें और ऑयल से परहेज, और हाँ, चाय गले वाला के तो मैंने लिए। खैर देख लिया, वो चाय वाला इसी वजह से था कि गले में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, एक्चुअली मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। अच्छा। चाय मुझे बिल्कुल वो नहीं है, पसंद नहीं है। अच्छा, तो हाँ। क्या होता है खाने की डाइट आप लोगों का, क्या होता है उसमें? डाइट में देखिए, सिर्फ ऑयली खाना अगर आप खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका गला डिस्टर्ब हो जाएगा। ठंडा पानी आप पियेंगे या आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें खाएंगे, तो आपका गला जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये परहेज कर, सारी जिंदगी जब तक गाना गा रहे हैं करना पड़ेगा? डेफिनेटली। दिल करता है कुछ खाने का यार, आज मैंने ये खाना है? ऑब्वियसली दिल करता है, लेकिन आप जब आपको अपने काम से प्यार हो, हाँ। जब आप अपने काम के साथ लॉयल हो, तो फिर तो सेक्रीफाइस करना और पड़ता कभी है। ऐसा हुआ लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उमैर का गला बंद हो गया, आवाज़ बंद, जो अमूमन गला बैठ जाता है, ऐसा होता है? हाँ, एक दफ़ा हुआ मेरे साथ ऐसे, लेकिन ये कि बस आंखें बंद करके मैं चला गया, मैंने कल जो हुआ देखा जाएगा। एंड मैंने सुना है कि जब लाइव कॉन्सर्ट करते हैं गले से खून भी मतलब जख्मी हो जाता है, इतना आप देर गाते रहो, ऐसा होता है? हाँ, डेफिनेटली गला ऑब्वियसली, कोई भी चीज़ है इंसानी बॉडी में, उसका ज़्यादा इस्तेमाल आप करोगे, या लाइक कह लो कि आपकी एनर्जी से ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना और कुछ इफेक्ट तो बैक आएगा। टू बैक कॉन्सर्ट्स आप लोगों का क्या होता है कि यार आज अगर इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट है, कल पिंडी में है, परसों फैसलाबाद में, क्या बैक टू बैक होते हैं या आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट देते हैं? अम, अगर बैक टू बैक होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम उसमें कोई गैप आ जाता है किसी कॉन्सर्ट में, फिर तो आपको रेस्ट मिलता है नहीं, बैक डेफिनेटली। टू बैक में फिर आप लोग रिकॉर्डेड करते हो, लाइव ही करते हो? दोनों। फिर आप थोड़ा अपने आप को भी रिलीफ देते हाँ। हैं। ओके। उमैर, आपके साथ लिटरली अभी तक मेरा बेस्ट पॉडकास्ट किया है, मतलब जो, मतलब एक स्ट्रगलिंग स्टोरीज होती हैं ना, जो बंदा ज़मीन से उठकर आता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सुनने का कि यार कोई बंदा है जो अपनी मेहनत के ऊपर आया। मुझे ये बता दें आखिर में कि वो उमैर अवान और जो अब उमैर अवान है, उसमें क्या फ़र्क है, और नेक्स्ट 5 इयर्स उमैर अपने आप को कहाँ देखता है? पहले लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि
जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ वो मुझे लाइक कहाँ लेके जाएगा, कि मैं कुछ बन पाऊँगा नहीं बनूँगा, कुछ भी लाइक किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं बना तो मुझे पता चला कि यार एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है, कि एक मेहनत करना क्या होता है। और मेरे ख्याल से आप किसी भी काम में आपकी नीयत साफ़ है और हाँ। आप मेहनत करते हो तो डेफ़िनेटली उसका फल आपको लाज़मी मिलता है। और फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या आपने कोई गोल्स रखे हुए हैं? अगर डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं तो बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने क्यों पूछा। नेक्स्ट 5 इयर्स कह लो, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। फिरोज़ खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब एक तो आप, मैं कहता हूँ दोनों बिल्कुल ना ट्विन्स भाई लगते हो, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, वैसे एक्सपीरियंस फिरोज़ कैसा? भाई के साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत लाइक लविंग नेचर है उनकी, बड़ा हम्म। लाइक प्यार करने वाले इंसान है वो। बड़ा उन्होंने कह लो कि बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया उन्होंने ये मेरे तो नहीं साथ। कहा कि यार तुम मेरे आकर सारी चीज़ें जो है कैंसिल कर दोगे, लोग तुम्हें रखने लग जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लाइक माशाल्लाह से वो एक लेजेंड है पाकिस्तान के, हाँ। एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं। हम्म। और खैर वहाँ तक तो पहुँचने के लिए मुझे अभी बहुत मेहनत चाहिए। एक मैसेज जो आने वाले सिंगर्स को देना चाहें आप? मैसेज में देना चाहूँगा सिंगर्स को या कोई भी आर्टिस्ट है उसको, हम्म। कि हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारे दिलों में दूसरे आर्टिस्ट के लिए हसद है, या हम अगर ऐसा चाहें कि अगला बंदा कामयाब ना हो और आप कामयाब हो जाएं, या कहने का मतलब जब तक हम अपनी नीयत साफ नहीं कर लेते ना अपने काम को लेके, हम्म। या किसी और को देखना और सोचना बंद नहीं कर देंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। चलें, थैंक यू सो मच उमैर, आप पॉडकास्ट में आए, आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ये सारी बातें बताई गालिबन। हाँ, ये कह लो कि ऑडियंस मेरा आपकी सुनेगी, देखेगी कि उमैर अवान जिसको हम इतनी टाइम से देख रहे हैं, एक्चुअल में उमैर अवान कैसे आया, उमैर अवान कैसे बना। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जो हैं वो मोटिवेट ज़रूर होंगे आपकी लाइफ जर्नी से और वो बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगैन, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा बुलाएंगे और गुड लक आपकी जो फ्यूचर, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट इतना ही, लेकिन सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक डिश वॉशर से इंसान ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया और किस तरीके से हिम्मत नहीं हारी, और आज पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया है, दुबई है, कौन कौन से मुल्कों में उसके फैंस नहीं बैठे हुए, सिर्फ इस वजह से कि उसका गोल, उसका टारगेट और उसने जो एम अपनी लाइफ में सेट किया हुआ था वो ये था कि मैंने एक सक्सेसफुल बंदा बनना है। और आज इस बंदे के पास सब कुछ है, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ, सिर्फ इस वजह से कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत और लगन जो है उसका हाथ जो है वो थामे रखा। अगले पॉडकास्ट तक दीजिए मुझे और मेरी इस प्यारी सी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।